देखो यहाँ पे आपका जो टॉपिक था वो था ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री को बिल्कुल हम फंडामेंटल तरीके से शुरू कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग जीरो पॉइंट से। कुछ जानकारी अगर नहीं भी है ट्रिगो का तो उसकी भी जानकारी हो जाएगी। ट्रिगोनोमेट्री को समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड कहाँ से आया। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों को मिला के, दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। यानी ट्रिगोनोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, and these two Greek words are, first one is ट्रिगोनोन। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ट्रिगोनोन, ये ग्रीक वर्ड है। और यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है वो है मेट्रोन। तो ट्रिगोनोन जो ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग जो होता है वो ट्रायंगल होता है। ठीक है, आपको ट्रायंगल का डेफिनेशन और ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट पता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, मतलब ट्रेंगुलर मीजर। एक तरह समझ लीजिए कि पूरा ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रेंगुलर मीजर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, कोई पूछ दिया व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री तो आप बोल देंगे कि ट्रेंगुलर मीजर इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। ये एक तरह से इनकम्प्लीट डेफिनेशन को शो करता है। वास्तव में अगर देखा जाए, रियल में अगर देखा जाए तो ट्रिगोनोमेट्री जो यहाँ पे शो कर रहा है कि ट्रेंगल एंड मीजर यानी ट्रिगोनोन और मीजर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो इसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं कि जो हम लोगों का डेफिनेशन होगा इसका इन इंग्लिश विद एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन जो होगा वो क्या होगा। तो देखो उसको भी मैं आपके सामने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे trigonometry is a branch of mathematics that studies the relationship between the angles and side of triangle, especially right angle triangle। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले समझ लो। और जो बातें मैंने अभी तुम्हें बताई जो यहाँ पे रिटन में भी है, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोनोन विच मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्रोन विच मीन्स मेजर। अब यहाँ पे समझो ये जो डेफिनेशन पूरा था इसको कैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप। देखो ये ट्रायंगल के किसी दो पार्ट्स के रिलेशंस को शो करता है, और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, दैट ट्रायंगल इन विच वन एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। इसको थोड़ा और मैं एक्यूरेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये कौन से ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जिसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे इसका कम से कम एक जो एंगल होता है, एटलीस्ट वन एंगल जो होता है, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो इस ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, तो ये जो तीन एंगल्स तुम्हें दिख रहे हैं और ये जो तीन साइड्स तुम्हें दिख रहे हैं, तो एंगल और साइड का आपस में रिलेशन किस तरह से हम लोग शो करेंगे, उसको अगर हम लोग मैथमेटिक्स के किस ब्रांच में अगर पढ़ेंगे तो वो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। फिर से एक बार समझो इसको। यहाँ पे अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ करते हैं तो इसमें एक चीज देखें, अगर ये एंगल 90 डिग्री सपोज हो गया और बाकी जो दो एंगल होंगे वो एक्यूट होंगे, तो ये अगर इसका हम लोग नेमिंग अगर करते हैं, सपोज यहाँ पे ए, यहाँ बी और यहाँ सी, तो यहाँ पे क्या होगा, तो एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा जो कि राइट एंगल बोला जाएगा। और एंगल ए और बी जो होगा, एंगल ए एंड एंगल बी, ये जो दोनों एंगल होंगे ये होंगे एक्यूट एंगल। कौन से एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं पता होना चाहिए, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटे हो और 0 डिग्री से बड़े हो, यानी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे समझो। यहाँ देखो ये जो एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल जो है मेजर होगा एटलीस्ट 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एंगल बी है ये कितना डिग्री है, एंगल बी का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री। जबकि एंगल ए और एंगल सी जो होंगे ये क्या होंगे, ये होंगे लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से छोटे होंगे, जिसको आप एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब एंगल बी के जो बिल्कुल सामने होता है, ये एंगल बी है, इसके एकदम सामने वाला ये जो साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। मतलब अगर हाइपोटेनस का आइडेंटिफिकेशन करना हो, पहचानना हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा होता है, तो जो 90 डिग्री वाला एंगल होगा उसके एकदम सामने देखना है, बिल्कुल उसके इन फ्रंट ऑफ साइड जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। और हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस ये लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी अगर मैं बोलूं
कि साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी, इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट कौन है? तो आंसर होना चाहिए कि ए सी साइड जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। रीजन क्या है कि ये बिल्कुल राइट एंगल के सामने वाला जो साइड है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और इस फिगर में जो राइट एंगल है वो कौन सा है? एंगल बी है। तो इसके सामने वाला साइड कौन सा हुआ? ए सी हुआ। इस तरह से ए सी हाइपोटेनस हो गया। अब एक कंफ्यूजन होता है कि परपेंडिकुलर एंड बेस, हाइपोटेनस को एच से दिखाते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर को बी से दिखाते हैं, और हाइपोटेनस ये बेस को बी से दिखाते हैं। अब एक कंफ्यूजन क्या आएगा निकल के? तो हाइपोटेनस को तो पहचान लेंगे आराम से हम लोग, लेकिन अगर बात किया जाए कि हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को कैसे पहचानेंगे, तो देखो साइड ए बी और साइड बी सी, ये जो यहाँ पे देख रहे हो साइड ए बी एंड साइड बी सी, इन्हीं दोनों में से कोई परपेंडिकुलर होगा और कोई बेस होगा। लेकिन कौन सा होगा, इसके लिए आपको किसी एक एंगल से ऑब्जर्वेशन करना होगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखो ध्यान से। देखो परपेंडिकुलर और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होगा, उसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें पी में और बी में कंपैरिजन करना है कि ये जो ए बी साइड है और ये जो बी सी साइड है, इन दोनों में परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन सा होगा। तो इसको देखो कैसे पहचानेंगे। अगर कोई भी आपसे पूछे कि परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें और बेस कौन सा है, तो आपको सीधे सीधे उसका आंसर नहीं बताना है। पहले आपको उससे पूछना है कि परपेंडिकुलर और बेस का जो आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये बताइए कि कौन से एंगल से ऑब्जर्व करना है। तो वो अगर बोल रहा है कि एंगल सी से ऑब्जर्व करो, एंगल सी से ऑब्जर्व करो और बताओ कि परपेंडिकुलर कौन सा है, तो एंगल सी से जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो इसके बिल्कुल एंगल सी के सामने वाला जो साइड होगा तो वही हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। यानी एंगल सी से ऑब्जर्व आपने किया अगर, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर हो जाएगा साइड ए बी। मतलब जिस एंगल से ऑब्जर्व कीजिएगा उसके एकदम सामने वाला साइड वही होगा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस तो एसी था, परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? ए बी हो गया। तो सीधी सी बात है कि इस प्रकार जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। क्लियर हुआ? 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, और जिस एंगल से ऑब्जर्व करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। फिर से एक बार समझो, अगर इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, कोई बोले कि फिर से बताओ परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो अगर इस बार वो बोल रहा है कि एंगल सी से देख के बताओ कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इस बार सॉरी एंगल सी नहीं, एंगल ए से ऑब्जर्व करो और बताओ कि परपेंडिकुलर कौन सा। तो एंगल ए के एकदम सामने वाला साइड, एंगल ए के सामने वाला साइड कौन सा है? बीसी है। तो बीसी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इस तरह से जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। मीनिंग समझ में आया? 90 के सामने वाला, फिर से इसका समरी समझ लो, 90 के बिल्कुल सामने वाला साइड वो होगा हाइपोटेनस, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं। अब परपेंडिकुलर और बेस को अगर पहचानना हो तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो जिस एंगल से आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसे इस फिगर में हमने एंगल ए से ऑब्जर्व किया है, तो एंगल ए के सामने वाला जो साइड है, एंगल ए के जो बिल्कुल सामने वाला साइड है वो कौन सा है? तो वो ये है बीसी। ठीक है, तो एंगल ए के सामने वाला साइड हो गया बीसी, तो बीसी यहाँ पे क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। इस तरह से अगर हम लोग एंगल सी से ऑब्जर्व करते, जो कि पहले मैंने आपको बताया, अगर एंगल सी से हम लोग ऑब्जर्व करते तो क्या होता? तो एंगल सी से ऑब्जर्व करने पे, इस एंगल से ऑब्जर्व करने पे इसके सामने वाला साइड कौन सा हुआ? इसके सामने वाला साइड ए बी हुआ। तो ए बी क्या हो जाता? वहां ए बी हो जाता परपेंडिकुलर, और इस तरह से बेस कौन सा हो जाता? तो बेस हो जाता बीसी। ये मैंने इतना डिटेल में क्यों बताया? क्योंकि जब तक आप राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का आइडेंटिफिकेशन नहीं कीजिएगा, इसको नहीं पहचान पाइएगा, ट्रिगो कभी समझ में नहीं आएगा। इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसको बार बार अगर कंफ्यूजन होता हो तो बैक जाके इसको बार बार देखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूं, अब देखो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो मैंने आपके स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूला को लिखा है इसको समझो। अब यहाँ पे इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री यहीं से भास लगने लगता है, जबकि एक्चुअल में है नहीं। ये जो वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखा है, साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा। ये अगर पूछा जाए कि ये जो थीटा लगा हुआ है वो क्या है, साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है ना। तो सबसे पहले ये जान लो कि ये जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट है ये ओनली नेम है। क्या है? नेम है। जैसे तुम्हारा नाम आयुषी है उस तरह से साइन कॉस टेन ये एक नेम है, लेकिन इस नेम से हमें किस तरह का इंडिकेशन मिलता है, इससे हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, इससे क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये जान लो कि जो ट्रेंगल के जो मैंने अभी आपको तीन पार्ट्स बताए, या ट्रेंगल के मैंने आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बारे में जानकारी दी, तो यही मान लो कि ये जो नाम आप देख रहे हैं साइन कॉस टेन, ये अलग अलग राइट एंगल ट्रेंगल के अलग अलग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो के नेम है। यानी साइन थीटा क्या है तो बोलिएगा कि ये परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो है। साइन थीटा सिर्फ नाम है और वो नाम दिखाएगा क्या, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो दिखाएगा। सपोज परपेंडिकुलर अगर सपोज 4 मीटर है, 4 मीटर अगर परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस जो है वो 10 है, तो 4/10 4/10 जो होगा वो एक तरह से एक फ्रैक्शन हो गया, एक रेशियो हो गया। 4/10 उसका जो वैल्यू डिडक्ट होके आएगा वो साइन थीटा होगा, जो कि परपेंडिकुलर और हाइट के क्या किया, उसने रेशियो को शो किया। मतलब परपेंडिकुलर का जितना भी मेजरमेंट होगा, हाइपोटेनस का जितना भी मेजरमेंट होगा, उसका जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। इट इज ओनली ए रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। साइन थीटा इज ओनली indicated for showing the ratio of perpendicular and hypotenuse। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसी को शो करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, साइन थीटा का। साइन थीटा सिर्फ रेशियो को शो करने का एक नाम है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी को अगर हम लोग पलट दे, एच को ऊपर लेके चले जाए और पी को नीचे लेके चले जाए, तो ये बन जाता है कोसेक थीटा। यानी कोसेक थीटा इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो ये बेस और हाइपोटेनस का क्या है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। इसी तरह से सेक थीटा जो है ये क्या है, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो है। देखो इधर का अगर 3 याद कर लोगे तो इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 3 होगा, इसी को पलट देना है। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे P और H है तो यहाँ पे H और P है, यहाँ पे B और H है तो यहाँ पे H और B है, यहाँ पे P और B है तो यहाँ पे B और P है। मतलब साइन कॉस टेन अगर याद कर लोगे तो क्या हो जाएगा, इसी का एकदम इनवर्स हो जाता है, अपोजिट हो जाता है कोसेक सेक और कॉट। बट ये याद रखना पड़ेगा कि साइन का अपोजिट कौन होता है तो कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट कौन होता है तो सेक होता है, टेन का अपोजिट या इनवर्स कौन होता है तो कॉट होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर से एक बार समझो, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट ये क्या होता है, तो ये रेशियो होते हैं। किस चीज के रेशियो होते हैं, तो राइट एंगल ट्रेंगल के जो साइड्स होते हैं उनको शो करने के लिए इस रेशियो का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू P/H, मतलब दिस इज द रेशियो ऑफ perpendicular and hypotenuse and cosec theta is H/P। this is used to show the ratio of hypotenuse and perpendicular। यहाँ देखो P/H इसका इनवर्स H/P, यहाँ B/H इनवर्स H/B, यहाँ P/B इसका इनवर्स B/P। तो ये क्या हो गया, तो ये जो 3 फॉर्मूले हो गए ये हो गए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट जो ट्रिगो का चैप्टर होगा वो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो राइट एंगल ट्रेंगल के जो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस होते हैं इनके रेशियो को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए हम लोग इस अलग अलग साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का यूज करते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी पूछे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट क्या है तो आपको बोलना है कि ये जो है रेशियो है जो कि राइट एंगल ट्रेंगल के अलग अलग साइड्स को कंपेरिजन करके शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको हर हाल में याद कर ही लेना। ये तीनों अगर याद हो जाएगा तो इससे फॉर्मूला और भी ज्यादा बन जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल शो करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, तो साइन थीटा इक्वल टू मैंने लिखा था P/H, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, कोसेक थीटा इक्वल टू H/P। ये मैंने शो किया था, अभी लिखा था। अब समझो ध्यान से, अगर हम इस साइन को कोसेक से गुना करते हैं तो देखो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखेंगे हम लोग। इस साइन को इस कोसेक से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब देखो ये साइन अगर कोसेक से गुना हुआ,
मतलब LHS अगर LHS से गुना हुआ है तो ये RHS भी तो RHS से गुना होगा। जब RHS से गुना होगा तो क्या होगा, तो ये होगा P/H और मल्टीप्लाइड बाई H/P, होगा कि नहीं होगा। अगर साइन को हमने कोसेक से गुना किया LHS को LHS से, तो RHS इसका क्या है, P/H है, और इसका RHS क्या है, H/P है। तो LHS अगर LHS से मल्टीप्लाई हुआ है तो RHS भी RHS से मल्टीप्लाई होगा, मतलब P/H मल्टीप्लाई बाई H/P। अब देखो ध्यान से, H से H कट गया, P से P कट गया, मतलब सब कुछ कट गया तो बचा क्या, एक। सारे वैल्यूज डिडक्ट हो गए तो बचे क्या, एक बच गए। अब यहाँ से नया फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जब मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट क्या होता है, एक होता है। तो ये फॉर्मूला क्या फिर से याद करना पड़ेगा, नहीं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर तुमने अच्छे से समझ लिया, वो 6 वैल्यूज को तुमने अच्छे से अगर समझ लिया, तो उसी को गुना कर करके फॉर्मूला खुद से बना सकते हो, याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद होते हैं तो इसमें कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला खुद से बना लिया करो अपना ब्रेन यूज करके, थोड़ा मोड़ा तो दिमाग होगा ही। चलो आगे देखो, साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने मल्टीप्लाई किया LHS को LHS से, तो RHS को भी RHS से मल्टीप्लाई हुआ, तो देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मल्टीप्लाई हुआ, RHS मल्टीप्लाई हुआ, एक कट के एक आ गया, तो एक फॉर्मूला क्या बन गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। क्या बना फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब देखो ये फॉर्मूला जो बना, इससे फिर एक फॉर्मूला बनेगा, और इतना फॉर्मूला हो जाता है ना कि इसी से थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है, जबकि ये फॉर्मूले से ही बनता है। देखो साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई किया गया तो 1 आया, अब ये कोसेक जो है RHS में जाएगा तो क्या होगा, तो साइन थीटा को हम LHS में रख लेते हैं और कोसेक को भेज देते हैं उधर। देखो 1 तो अपने जगह पे था, ये मल्टीप्लाई जाके इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई कोसेक थीटा। अब अगर हम इधर, मेरा मन कि अगर मैं कोसेक को रखूं, तो कोसेक थीटा को इधर मैं जब रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। समझ में आया। अब देखो हमने जो उधर 6 फॉर्मूला पढ़ा, उधर से एक फॉर्मूला बना, गुना करने के बाद एक जो आया था मैंने अभी दिखाया थोड़ा देर पहले। अब इसको मैंने क्या किया, इस कोसेक को मैंने इधर भेज दिया RHS में, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक हो गया, एक और फॉर्मूला रेडी हो गया। इसी तरह से यहाँ पे कोसेक थीटा जो है, मैंने कोसेक को LHS में रखा, साइन को इधर भेजा, तो 1 बाई साइन थीटा एक फॉर्मूला रेडी हो गया। अब देखो इतना फॉर्मूला याद करोगे, अगर रटोगे तो समझ में कभी नहीं आएगा, समझ लोगे, समझ के इसको कैलकुलेट करके खुद से अगर बनाओगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर करके बनाओगे, तो ये बहुत 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 ईजी है। हालांकि ट्रिगोनोमेट्री का जो आइडेंटिटी होता है उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग यूज करना पड़ता है, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये चीज क्लियर हुआ, मैंने कैसे 1 यहाँ लाया, और यहाँ पे 1 बाई कोसेक कैसे आया, 1 बाई साइन कैसे आया। अब आगे देखो, मैंने अभी उस रेशियो में जो बताया था आपको, उसमें क्या बताया था, तो उसमें बताया था कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है B/H। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है H/B, ये होता है। अब फिर से मेरा मन कि मैं इस कॉस को गुना कर दूं इस सेक के साथ, तो क्या लिखूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लिखूंगा मैं। कॉस थीटा को जब मैं सेक थीटा से गुना करूंगा, तो देखो LHS से गुना हुआ, तो ये जो RHS है ये RHS से भी तो गुना होगा, मतलब यहाँ पे RHS से जब गुना होगा तो B/H गुना होगा किससे, H/B से। देखो B से B फिर से कटेगा, H से H फिर से कटेगा, यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, 1 रिजल्ट आया। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है सामने, तो इसका मतलब ये cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये कितना होगा रिजल्ट, 1 रिजल्ट होगा। मतलब क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर सेक को मैं उधर भेजूंगा तो क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, जैसे साइन और कोसेक में मैंने बताया था। इसी तरह से अगर मैं इधर सिर्फ सेक को छोड़ दूं, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो देखो ये फिर 3 फॉर्मूला बन गया। अब फिर इसको याद करोगे तो कंफ्यूजन, वैसे ही समझना है, रेशियो समझ लो, उसको गुना कर करके खुद से फॉर्मूला तैयार कर लो। ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो
फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कॉट थीटा इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूं मैं, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। ठीक है। अब अगर फिर से हम लोग इस LHS को LHS से गुना करते हैं तो क्या होगा, तो होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो फिर RHS भी RHS से गुना होगा, तो P बाई बी मल्टीप्लाई जब कीजिएगा P बाई बी इंटू बी बाई पी, P से P कटेगा, B से B कटेगा, कितना आया, 1 आया। मतलब यहाँ भी एक रिलेशन निकल के सामने क्या आ रहा है कि जब हम tan थीटा को cot थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा। यानी इसका आउटकम क्या निकल के आया कि व्हेन वी मल्टीप्लाई tan थीटा इंटू cot थीटा द रिजल्ट इज इक्वल टू 1। अब फिर अगर हम tan थीटा को LHS में रखते हैं तो cot उधर जाके 1 बाई cot थीटा होगा, और अगर हम लोग cot थीटा को LHS में रखते हैं तो tan उधर जाके होगा 1 बाई tan। देखो फिर फॉर्मूला यहाँ पे बना, 6 फॉर्मूला वहां था रेशियो वाला, P बाई बी, B बाई पी, P बाई H, H बाई पी, है ना, इस तरह से B बाई पी, इस तरह से अलग अलग 6 फॉर्मूला था, वहां से फॉर्मूला बना, फिर उससे 3 फॉर्मूला बना, फिर आगे 3 फॉर्मूला बना। तो ये जो हो गया, ये उनके मल्टीप्लायर का रिलेशन हो गया, उनके इनवर्स का रिलेशन हो गया। तो फिर से इस पूरे डेफिनेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या बताया मैंने, 1। इस तरह से आगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना, 1। और यहीं से मैंने बताया साइन को इधर रखोगे तो कॉसेक उधर जाके 1 बाई कॉसेक हो जाएगा, या कॉसेक को इधर रखोगे तो उधर जाके 1 बाई साइन। इस तरह से फॉर्मूला अलग अलग तैयार हुआ। अब तुम्हें इसमें करना क्या है कि जितना भी मैंने रेशियो का फॉर्मूला बताया, रेशियो में क्या क्या बताया मैंने, P बाई बी, B बाई पी, P बाई H, H बाई पी, है ना, B बाई पी, इस तरह से जितना उसको इसको देख करके खुद से तुम्हें बैठ के फॉर्मूला लिखना है। इसके अलावा साइन को जो मैंने गुना किया था कॉसेक के साथ, या सेक को गुना किया था कॉस के साथ, या tan को गुना किया था कॉट के साथ, ऐसे ही गुना करके तुम्हें देखना है कि 1 तुम खुद से ला रही है कि नहीं। तो इसको तुम खुद से कर लो, पहले इसको बार बार रिवाइज करके पहले इसको समझ लो, क्वेश्चन सॉल्व बाद में होगा, पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो, और फिर कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर से मैं वीडियो लेके आऊंगा, उसको समझा दूंगा। तब तक इसको बार बार रिवाइज करो, इसको अच्छे से मतलब सेल्फ रियलाइज कर लो, अच्छे से समझ लो, फिर जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।